नमस्कार D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वैद्य विनय विलंकर जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। नमस्ते। सर आज हम आयुर्वेद के ऊपर बात करेंगे क्योंकि आम लोग ये जानना चाहते हैं कि आम लोगों को यही लगता है कि आयुर्वेद बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि बड़े आसानी से लोगों को कैसे समझ आ जाए आयुर्वेद के बारे में, और आयुर्वेद में एक टर्म है पंचकर्मा, उसके बारे में आप हमें बता दीजिए। आयुर्वेद ये जीवन का शास्त्र है और केवल मेडिसिनल पैथी नहीं है। तो उसमें अलग अलग प्रकार की जो पद्धतियाँ है उसमें एक पंचकर्म चिकित्सा है। पंचकर्म का मतलब शरीर में से कुछ दूषित घटक जो है शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। उसमें 5 प्रकार है। उसमें नस्य, वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण और बस्ती, ऐसे 5 प्रकार हैं। वमन ये शरीर में से कफ दोष निकालने के लिए, रक्तमोक्षण में शरीर में से पित्त और रक्त दूषित होता है तभी निकालते हैं। बस्ती में शरीर में से सब डिटॉक्स करने के लिए बस्ती का उपयोग किया जाता है। नस्य यानी नाक में औषध डालना, ये शरीर शुद्धि के लिए किया जाता है। और विरेचन यानी शरीर में से सब मलिन घटक बाहर निकालने के लिए किए जाते हैं। इसमें से काफ़ी जो प्रकार है वो हम घर में भी कर सकते हैं, लेकिन वैद्य की सलाह लेना किसी भी हालत में आवश्यक रहता है। जी। सर ये आपने बताया कि इसे हम घर पर भी कर सकते हैं, तो कौन सी चीज़ें हम घर पर कर सकते हैं और जो कि सेफ़ हैं? जैसे कि नस्य है, नस्य ने नाक में तेल, घी या अलग अलग वनौषधियों की चूर्ण करना पड़ता है। कम से कम सुबह उठने के बाद रात को सोते समय 2 बार हम नस्य कर सकते हैं। गोघृत यानी गाय का घी हो या नारियल का तेल हो या सिद्ध तेल जैसे अणु तेल, वचा तेल, ऐसे मार्केट में मिलते हैं। 8-8 बूंद या 4 बूंद सुबह और 4 बूंद रात को किमान इतने करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा, यानी जिसे बार बार सर्दी यानी जुकाम होना, छींके आना या दृष्टि चश्मा लगता है तो वो कम होता है। बाल का झरना, बाल का पकना, ये भी उसी से कम होता है। ऐसे काफ़ी फ़ायदे। स्मरण शक्ति, आजकल बच्चों की स्मरण शक्ति कम है तो ये नस्य करने से उसमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। जी। सर हमने दादी-नानी से सुना है कि नाभि में तेल डालने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो नाभि में तेल डालने के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? शरीर में आपने आयुर्वेद में ऐसे बताया 10 द्वार यानी 10 छिद्र है, वहीं में से स्नेह द्रव्य यानी तेल या घी अंदर डालना है। नाभि यानी शरीर जब निर्माण होता है माँ की गर्भावस्था में, तो नाभि में से शरीर का पोषण चला हुआ रहता है। जब डिलीवरी होती है तो नाभि कटने के बाद वहाँ बंद हो जाता है मार्ग, लेकिन वहाँ से वायु की उत्पत्ति होती है। तो नाभि में तेल डालने से काफ़ी यानी गैस की बीमारियाँ हैं, पेट सफ़ा नहीं होता है, ऐसे अलग अलग बीमारियों में उसे नाभि पूरण ऐसे बताया जाता है आयुर्वेद में, और उसका काफ़ी फ़ायदा होता है। सर आजकल के लोग ना नाभि में तेल नहीं डालते हैं, तो उससे भी क्या कोई रोग उत्पन्न होता है? रुक्षता पैदा होती है ना, तो तेल डालना, कभी आप गाड़ी चलाते हैं उसमें भी इंजन ऑयल ख़त्म होता है तो गाड़ी का इंजन सीज होता है। ये तो चलता बोलता इंजन है, तो इसे बालों में तेल लगाना, नाभि में तेल डालना, आँखों में, कान में, ये करना आवश्यक है। शरीर में तेल लगाना, इसे आयुर्वेद में अभ्यंग कहते हैं। अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जराश्रम वातः, यानी हर रोज़ अभ्यंग करने से आपको दीर्घायु, सुखायु प्राप्त होता है। सर मैंने ये सुना है कि जब हम पंचकर्मा शुरू करवाने जाते हैं तो उससे पहले घी का कहा जाता है कि घी लेना है आपको, तो वो क्या चीज़ है, आप मेरे को थोड़ा बता देंगे उसके बारे में? ये वमन जब करवाते हैं तब घी पिलाना पड़ता है। तो शरीर में से जो दोष लिप्त रहते हैं यानी अंदर है वो बाहर निकालने के, जैसे हम कि दरवाजे की बिजागिरी में जंग पकड़ता है तो हम तेल डालते हैं तो वो निकलता है, वैसे शरीर में विशिष्ट मात्रा में घी पिलाने से कफ दोष है वो बाहर निकलने के लिए उससे सुविधा प्राप्त होती है। और ऐसे 5 दिन, 6-7 दिन या 9 दिन करने के बाद वमन के लिए जो भी द्रव्य इस्तेमाल होता है, काढ़ा पिलाने के बाद वमन होता है तो कफ के सभी बाहर निकलने के बाद काफ़ी फ़ायदा उसमें देखने के लिए मिलता है। जी। सर आजकल ना कई सारे लोग ऑनलाइन कई सारे डाइट प्लान दे रहे हैं कि आप ये कर लीजिए तो ये ठीक हो जाएगा, ये कर लीजिए तो ये ठीक हो जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई पंचकर्मा करता है तो क्या वो शरीर के सभी डिजीज़ पे काम करता है? काफ़ी डिसीज़ में काम करता है, लेकिन ये जनरलाइज नहीं है। वैद्यों का सलाह नहीं, आयुर्वेद में ऐसे बताया पुरुषम पुरुषम विक्षेत, हर एक व्यक्ति की अलग परीक्षा होनी चाहिए। तो जनरलाइज डाइट देना, जनरलाइज पंचकर्म बताना, ये शास्त्र के सिद्धांतों के विरोधी है।
तो प्रकृति देखकर प्रत्येक रुग्ण का परीक्षण करके उसको एडवाइस देना चाहिए, चाहे वो डाइट का हो, चाहे पंचकर्म का हो, चाहे कुछ मेडिसिन देना हो। तो ये सबसे महत्व की बात है। सर आजकल के टाइम में जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आजकल के जो वैद्य हैं वो ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जो कि उनको सुधारनी चाहिए, जिससे कि जो आम पेशेंट हैं उनको उनके अंदर भ्रम ना फैले कोई चीज़ का? एक तो आयुर्वेद में जो बताया है वही रुग्णों को बताना चाहिए। कभी कभी वैद्य अपने जो मत है वो भी रुग्णों को शास्त्र के आधार से बताते हैं, ये एक गलती होती है। तो शास्त्र में क्या लिखा है वही बताना चाहिए। जैसे पानी ज़्यादा पीना है ऐसे मॉडर्न साइंस कहता है, आयुर्वेद कहता है स्वस्थोपि अल्पशाह पिबेत, यानी स्वस्थ निरोगी आदमी ने भी मर्यादित पानी पीना है। तो उसके काल बताए हैं, लेकिन काफ़ी वैद्य इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो शास्त्र में क्या बताया है वो सही मात्रा में और सही ढंग से समाज में जाना आवश्यक है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। जी। सर पानी पीने की बात करी तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सूर्यास्त के बाद जैसे आजकल का लाइफ है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लोग 10 बजे 11 बजे खा रहे हैं, क्या सूर्यास्त के बाद खाना खाने से भी बीमारियाँ होती हैं? सबसे महत्व का सवाल है, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं, निसर्ग का अवलोकन करो। निसर्ग में सब पशु पक्षी सूर्योदय के पहले जागते हैं और सूर्यास्त के समय अपने अपने यहाँ जाते हैं। सूर्यास्त के बाद कोई खाता नहीं। आदमी खाली ऐसा आदमी है कि जो सूर्यास्त के बाद खाता है। शास्त्र में हमारे यहाँ भोजन के दो काल, दोपहर में माध्याह्न काल और शाम को सूर्यास्त के पहले भोजन ऐसे बताया है, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन संस्था की काफ़ी बीमारी होती है। मोटापन, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सभी बीमारी जो सूर्यास्त के बाद भोजन करने से होती है। तो जिसको निरोगी रहना है यानी ये भोजन के दो काल अपने व्यवहार में अवलंब करेंगे तो काफ़ी फायदेमंद होता है। जी। सर आजकल ना कई सारे लोग ये बोलते हैं कि उपवास करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि आप 3-3 दिन का उपवास करो, कई लोग बोलते हैं कि आप 7 दिन का करो। मतलब उपवास को लोगों ने 1 दिन से बढ़ाकर 5-5 दिन करने लग गए हैं, जिससे कि उनके शरीर पर दुष्प्रभाव आ रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आयुर्वेद में उपवास के बारे में क्या-क्या बताया हुआ है? उपवास को आयुर्वेद ने लंघन बताया है। लंघन ये भी एक चिकित्सा है, लेकिन ये भी प्रकृति, उसका अग्नि ये देखकर बतानी चाहिए। जैसे पित्त प्रकृति है, उसे बार बार खाने की आदत रहती है, उसे एक समय का भोजन बंद करेंगे उतना लंघन काफ़ी है। कफ प्रकृति का व्यक्ति है तो उसे 3 दिन 4 दिन भी आप लंघन दे सकते हैं। लंघन के अलग अलग प्रकार बताए हैं, जैसे लघु आहार लेना, खाली जलपान करना, काफ़ी विशिष्ट पदार्थों का सेवन करना, ऐसे लंघन के अलग अलग प्रकार है। दौड़ना, खेलना, ये भी लंघन का ही प्रकार है। तो व्यक्ति के अनुसार इसकी सब सलाह उसका व्यवहार में उपयोग करना चाहिए। सर जैसे कि आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है वो सेडेंटरी हो चुका है, हर लोग टेबल जॉब कर रहे हैं, तो उनकी डाइट में वो ऐसा क्या बदलाव कर सकते हैं कि छोटे-छोटे स्टेप्स फॉलो करके वो एक सही दिनचर्या, सही लाइफ़स्टाइल को अपनाकर, सही डाइट को खाकर सही रह सकते हैं? मैंने बताया वैसे भोजन का समय पहले कि कितनी भी व्यस्तता हो सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, दोपहर को माध्याह्न। हमारे यहाँ ऐसे पढ़ाया जाता है कि नाश्ता राजा की तरह, ये आयुर्वेद की संस्कृति ने नाश्ता वो मर्यादित ही होना, उसे छोटा हाजिरी कहते हैं, इन्हें मर्यादित करना चाहिए। एक अपने यहाँ आजकल सब माइक्रोफाइंड पदार्थ खाते हैं या फास्ट फूड, जंक फूड, ये कभी नहीं खाना चाहिए। अपने यहाँ खाद्य, पेय, लेह्य, चोष ऐसे 4 प्रकार का डाइट बताए। तो नित्य खाने के लिए ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल, नाचनी यही पदार्थ होने चाहिए। और सब्जी में जिसे फल भाजी कहते हैं उसका उचित मात्रा में। और आयुर्वेद का सिद्धांत है नित्यम सर्वरसाभ्यासः, इन्हें 6 प्रकार के पदार्थ रहते हैं, वो सभी प्रकार के पदार्थ हर रोज़ के डाइट में होने चाहिए। लोग कड़वा और तुरट मीन्स कषाय ये नहीं खाते हैं, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और ये भोजन का काल। सर कई लोग ये भी बोलते हैं जो हमारे पुराने ज़माने में घर पे चटनियाँ बना करती थी जो कि अब विलुप्त हो चुकी हैं, क्या उससे भी सेहत पे प्रभाव पड़ता था? चटनी तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और काफ़ी बीमारी कम करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ दूधी का छिलका निकलता है उसकी चटनी बनाने की है, पुदीना, लहसुन, बाद में तिल की चटनी है, पड़वल जैसे सब्जी है उसकी चटनी बनाते हैं। तो ये कृमिनाशक है और शरीर के लिए हितकर है। ऐसी चटनी बीच बीच में खाना चाहिए।
जी। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि जैसे कोविड के टाइम में हमने आमतौर पर कॉमन लोगों को आयुर्वेद फॉलो करते हुए देखा। लोग सेल्फ मेडिकेशन करने लग गए, तुलसी का काढ़ा, गिलोय का काढ़ा लोग आम घरों में पीने लग गए। तो क्या अपने आप लेने से आयुर्वेद में भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, बिना वैद्य की सलाह लेकर? वैद्य की सलाह लेकर ही कुछ भी दवा लेना चाहिए। हाँ, दवा का साइड इफ़ेक्ट ने ऐसा नहीं होता है और कितने समय लेना है, कभी लेना है, ये भी वो समझ कर करना चाहिए। तो निर्दोष है इसका मतलब हर एक व्यक्ति को होगा ऐसा नहीं है। तो वैद्यकीय सलाह के अनुसार ही वो करना चाहिए। सर आम दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारी पब्लिक सुन रही है? नहीं, आयुर्वेद एक ऐसी शास्त्र है कि जो पूरे विश्व की वैद्यक शास्त्र की जननी है। उसका आप अवलंब करेंगे तो निरोगी रह सकते हैं। और आने वाला जो सब अभी का मार्गक्रमण चल रहा है, आयुर्वेद छोड़ के इस बीमारी को दवा नहीं तो हर दिन हर साल नए बीमारी आ रहे हैं और उसको ट्रीटमेंट है नहीं, वो आयुर्वेद ही कर सकता है। लेकिन आयुर्वेद ने जो दिनचर्या ऋतुचर्या बताई है, इसका अवलंब करेंगे तो व्याधिग्रस्त होंगे ही नहीं। तो ये सबसे महत्व की बात है। जी। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।